हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जीनोमिक डेटा फॉर्मेट्स, जिसमें कि हम फास्टा, फास्ट क्यू, बैम और वीसीएफ फॉर्मेट के बारे में जानेंगे कि ये फॉर्मेट्स दिखते कैसे हैं, इनका यूज़ क्या है और कौन से टूल इन फॉर्मेट्स का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा ये कंटेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीनोमिक डेटा फॉर्मेट्स हैं क्या। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वेज होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। मतलब अगर हमें सिंपल सिर्फ सीक्वेंस चाहिए हो हमारे जीनोम की या प्रोटियोम की, तो हम तो फिर हम इसको सिंपली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक ही जगह टी हो, जी हो या सी हो, मतलब ए होना करेक्ट है या नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी है, टी का होना करेक्ट है या नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, मतलब क्वालिटी पता करनी है हमें, जो कि हमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं जैसे इल्यूमिना या ऑक्सफोर्ड नैनोफोर, वहाँ उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम सीक्वेंस को रिट्राइव करते हैं। तो प्रॉपर अगर उसने इन्फॉर्मेशन निकाली है उस सीक्वेंस की, अगर हमें क्वालिटी पता करनी है, फिर हम फास्ट क्यू फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से कुछ और भी फॉर्मेट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग डेटा फॉर्मेट होने की वजह से डेटा को ईज़िली शेयर किया जा सकता है और एनालिसिस में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि आप जब बहुत सारे टूल्स का यूज़ करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो अलग अलग टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी सीक्वेंसेस को रीड करने की। तो ये इसेंशियल है बायोइन्फॉर्मेटिक्स वर्कफ्लो में, क्योंकि एक के बाद एक टूल अगर यूज़ करना है प्रोजेक्ट में, तो अलग अलग फॉर्मेट्स का हमें पता होना चाहिए। तो अब एक सवाल आता है कि अलग अलग फॉर्मेट्स होने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसका सिंपल आंसर है कि हमारे पास जो डेटा होता है जीनोमिक, वो ही बहुत तरीके का रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एनजीएस टेक्नोलॉजी है कोई, जैसे कि इल्यूमिना, तो उससे अगर हम सीक्वेंसिंग करते हैं और हमारे पास कोई सीक्वेंस आ जाती है, इसका स्कोर अगर पता करना है हमें, मतलब कि यहाँ पे ए ही होगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, ये करेक्ट है कि नहीं, तो हम फास्ट क्यू फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह का डेटा रहता है जो कि हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कि दिखता कैसा है ये फास्ट क्यू या फास्टा फॉर्मेट। और ये अलग अलग फॉर्मेट होने की वजह से हम स्टोरेज के साथ भी डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें सिंपल ये सीक्वेंस चाहिए हो तो हम इसको फास्टा फॉर्मेट में स्टोर करेंगे और ये काफ़ी कम स्पेस लेगा हमारे पास। लेकिन अगर इस सीक्वेंस के साथ साथ हमें इसका स्कोर भी चाहिए हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है ए होने की, जी होने की, सी होने की, इस तरह का स्कोर भी चाहिए, तो फिर हमें एक अलग फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ता है और फिर स्टोरेज ज़्यादा लगती है हमारे पास। वैसे ही प्रोसेसिंग का भी फ़र्क पड़ता है अलग अलग फॉर्मेट होने की वजह से, जो कि हम आगे देखेंगे कि बैम फॉर्मेट में कैसे फ़र्क पड़ता है। और बहुत सी जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, वो अलग अलग तरह का डेटा एज इनपुट, मतलब उनको इनपुट लगता है, मतलब कोई डेटा कोई सॉफ्टवेयर जो है फास्टा फॉर्मेट को ही रीड करेगा, कोई फास्ट क्यू को फॉर्मेट, फास्ट क्यू या बैम या सैम या वीसीएफ फॉर्मेट को रीड करेगा। मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग जो टूल्स हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो है बहुत सारे डेटा फॉर्मेट्स हैं, लेकिन ये वो फॉर्मेट्स हैं जो कि मतलब आपको पता होने ही चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इन फॉर्मेट्स का यूज़ किया जाता है। तो पहला फॉर्मेट जो है हमारे पास, ये है फास्टा फॉर्मेट, और इसको इंट्रोड्यूस किया था विलियम आर पियर्सन ने और साथ में डेविड जे लिपमैन। ये दो लोग थे, ये पहले और ये दूसरे, इन दोनों ने इस फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया था 1988 में। और इस फॉर्मेट में जो है हम न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि हमारे डीएनए या आरएनए की, क्या मतलब जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, आरएनए की बहुत तरह के टाइप होते हैं, तो उनकी सीक्वेंसिंग मतलब किस तरह की है कि ए टी जी सी
या कौन सा पैटर्न है, वो न्यूक्लियोटाइड किस तरह से हैं, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में भी है GGA CG। या फिर फास्टा फॉर्मेट में हम एमिनो एसिड सीक्वेंसेस को भी रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे, ये एमिनो एसिड सीक्वेंस है यहाँ पे, और ये फास्टा फॉर्मेट में ही रखी गई है। तो आगे मैं आपको यहाँ बताऊँ अब कि हाँ, इसका एक यूज़ भी है कि एक तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ फॉर्मेट है। फास्टा फॉर्मेट को बहुत सारे टूल्स रीड करते हैं, और बहुत ही सिंपल टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब जैसे GGA तो टेक्स्ट फॉर्मेट में है और ह्यूमन रीडेबल है ये। हम बता सकते हैं कि ग्वानिन कहाँ पे है, एडेनिन कहाँ पे है, साइटोसिन कहाँ पे है, थ्रियोनिन या सॉरी थाइमिडिन या यूरेसिल कहाँ पे है। तो ATGC मतलब हम देख के बता सकते हैं इस फॉर्मेट में कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड पहले आ रहा है और कौन सा बाद में। वहीं इसका यूज़ जो है ब्लास्ट सर्च के लिए भी किया जाता है। ब्लास्ट का यानी कि आपको होमोलॉजी फाइंड आउट करनी है अपने जीनोम में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है, ह्यूमन रीडेबल है। अब इसके फॉर्मेट को एक बार हम समझते हैं। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले एक ग्रेटर देन का साइन आता है, और फिर उस ग्रेटर देन के साइन के साथ में हमारे पास सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि कौन से जीन की इन्फॉर्मेशन, कौन सा जीन है हमारे पास जिसकी सीक्वेंस हमारे पास है। जीन हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इसकी कलेक्शन डेट हो सकती है, कलेक्शन डेट या इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहती है इस ग्रेटर देन का जो साइन है इसके बाद। और फिर तो एक चीज़ तो ये रह गई, हम हो गई हमारे पास, जिसको कि हम हेडर कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आती है सीक्वेंस। सीक्वेंसिंग में हमारे पास हमारी एक्चुअल सीक्वेंस आ जाती है, जैसे GGAC। तो ये है एक सिंपल सा फास्टा फॉर्मेट। इसमें आप दो चीज़ों का ध्यान रखोगे कि एक तो हमारे पास होगा हेडर और दूसरा होगा सीक्वेंस। और हेडर में भी ग्रेटर देन साइन के साथ शुरू होगा वो। फिर सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी, जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम 4 का ये है सीक्वेंस हमारे पास। तो ये सारी सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन है पहली लाइन में। आप सोच रहे होंगे कि ये पहली या दूसरी या तीसरी, नहीं नहीं, ये सिर्फ एक ही लाइन है। और जब सीक्वेंस ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली इसको कंसीडर किया जाता है नेक्स्ट लाइन में। होता ये सिंगल लाइन का ही डेटा है। फिर हमारे पास दूसरी लाइन में ये सीक्वेंस है हमारी। अब सीक्वेंस की भी एक लिमिट है यहाँ तक स्टोर होने की। उसके बाद ये हमें लगता है जैसे एंटर किया है, लेकिन एंटर नहीं किया है, ये यहीं पे है। फास्टा फॉर्मेट को स्टोर करने के दो तरीके हैं, या तो ये जो सीक्वेंस है इसको या तो एक ही लाइन में कंटिन्यू करते रहिए आप, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास 60 कैरेक्टर्स को से मतलब रखा जाता है। उसके बाद उस 61 पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो यहाँ पे आएगा। तो फिर नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से 60 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं या एमिनो एसिड्स हो सकते हैं। बस इस फॉर्मेट में हमें जो ध्यान रखने की बात है वो है हमारा एक हेडर और एक सीक्वेंस। हेडर ग्रेटर देन साइन के साथ शुरू होता है और इन्फॉर्मेशन रहती है सीक्वेंस के बारे में कि किस चीज़ की सीक्वेंस है, क्या काम है इसका, मतलब कहाँ से ली गई है वो इन्फॉर्मेशन। और दूसरा वो एक्चुअल सीक्वेंस रहती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट में। ये है फास्ट क्यू फॉर्मेट, जिसको कि फास्टा फॉर्मेट के बाद ही डेवलप किया गया है। और हाई सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ जो होती है हमारे पास NGS की, उनसे जो डेटा जनरेट होता है उस डेटा को स्टोर किया जाता है फास्ट क्यू फॉर्मेट में। तो इसके अंदर जो हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, एक तो सीक्वेंस और दूसरा क्वालिटी स्कोर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास जैसे फास्टा में एक हेडर था ना, जिसमें इंफॉर्मेशन थी कि प्रोटीन या जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो कौन सा जीन है या कौन से ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, क्या डेट है उसके सीक्वेंसिंग होने की। उसी तरीके से यहाँ भी एक हेडर है, या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकंड लाइन में यहाँ पे सीक्वेंस रहती है हमारे पास, जो भी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी से ली गई है वो सीक्वेंस इसमें रहेगी। उसके बाद हमारे पास आता है एक सेपरेटर। तो ये जो प्लस का साइन है ये सेपरेटर होता है, और ऑप्शनल होता है। ये होगा तब भी चलेगा काम, अगर नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर फॉर्मेट में बताया गया है तो इसका होना मतलब अच्छा ही है, प्लस पॉइंट है हमारे पास ये। फिर चौथी चीज़ आती है इसमें क्वालिटी स्कोर। तो ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि थ्रियोनिन थाइमिडिन जो है या ग्वानिन है, इसकी ग्वानिन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्वानिन है, उस चीज़ को बताता है हमारा ये स्कोर। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं GHHAG, ये क्वालिटी को बता रहा है कि जब NGS टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने ये सीक्वेंसिंग करी थी हर एक न्यूक्लियोटाइड की,
पहले इसका पता किया, फिर इसका, ऐसे सीक्वेंसिंग में एनजीएस सीक्वेंसेस के थ्रू हमने सारी सीक्वेंस को निकाला है। तो एडेनिन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है या कि क्या क्वालिटी है, वो उस क्वालिटी स्कोर को ये बता रहा है। तो फास्टा फॉर्मेट में हमारे पास सिर्फ सीक्वेंस थी जो कि सिर्फ सीक्वेंस को बता रही थी, लेकिन यहाँ पे हम क्वालिटी भी बता सकते हैं कि साइटोसिन की क्या है या ग्वानिन की क्या है क्वालिटी। तो पूरी की पूरी सीक्वेंस का क्वालिटी स्कोर हम बता सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारे पास एक सीक्वेंस का डेटा है, फिर इसके बाद फिर से आइडेंटिफायर आ गया, तो ये दूसरी सीक्वेंस है एक ही फाइल के अंदर। फिर इसी तरीके से तीसरी सीक्वेंस होगी, उसमें भी ये 4 चीज़ें होंगी, आइडेंटिफायर, फिर सीक्वेंस, फिर सेपरेटर जो कि ऑप्शनल होता है, होगा तब भी नहीं होगा तब भी, मतलब चलता भी है नहीं भी होगा तब भी चलेगा, और फिर क्वालिटी स्कोर कि उस सीक्वेंस का क्वालिटी स्कोर क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं बैम फॉर्मेट की। बैम जो है एक हमारे पास सेम सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप, मतलब सीक्वेंस अलाइनमेंट फॉर्मेट होता है, या हम इसको कहते हैं सीक्वेंस मैप फॉर्मेट भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है ATGC''A''G, इस तरीके से कोई सीक्वेंस है, और सिंगल सीक्वेंस नहीं है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं, मल्टीपल सीक्वेंसेस, तो इनकी अलाइनमेंट करी गई होती है। तो ये होता है सेम फॉर्मेट में। तो जो सीक्वेंस की अलाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है कि ए के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ए ही आ रहा है, या फिर ट्रांजिशन हो गई है क्या, या ट्रांसवर्जन हो गया है। अगर ट्रांजिशन हुई होगी तो यहाँ पे जी आएगा, और मान लो यहाँ पे टी है, जी है, सी है। तो ये तो सारे सेम हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से लिया गया हमारा कोई एक जीन, जैसे कि ये ह्यूमन से लिया गया है कोई एक जीन, ये दूसरा हो सकता है चिंपैंजी से लिया हो, ये नॉर्मल जो है अपने मंकी से लिया गया हो। फिर उनको जब अलाइनमेंट करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है सारा। ये स्ट्रक्चर स्टोर होता है सेम फॉर्मेट में। और सेम फॉर्मेट को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं बैम फॉर्मेट। बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये तो हम रीड कर पा रहे हैं हम इसको, लेकिन जो कंप्यूटर रीड कर पाता है वो होता है 1 1 1 0 0 1 0 1, इस तरीके से हमारा ये डेटा रहता है बाइनरी फॉर्मेट का। तो इसको हम रीड नहीं कर पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको रीड कर पाता है। तो जो सेम का फॉर्मेट होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये है हमारा बैम फॉर्मेट। तो ये स्टोर करता है अलाइंड सीक्वेंसिंग रीड्स को। तो हमने देख लिया कि अलाइंड सीक्वेंसिंग रीड्स क्या होते हैं। ये एक रीड था, ये दूसरा, ये तीसरा, इनकी अलाइनमेंट के बाद जो हमारे पास फाइल आती है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और बैम बन गया। तो एफिशिएंट है ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए। इसमें भी हमारे पास क्या होता है बैम फॉर्मेट में, इसमें भी हमारे पास हेडर रहता है, हेडर होगा, और एक अलाइनमेंट सेक्शन होगा। अलाइनमेंट सेक्शन जैसे ये देख रहे हो ना, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीमोग्लोबिन, तो जो हेडर होगा उसमें एक लिखा होगा कि किस चीज़ का है ये। अब ये अगर हीमोग्लोबिन है तो हेडर होगा, ये हेडर आ गया भाई यहाँ पे इतना सेक्शन। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट का सेक्शन होगा। अलाइनमेंट सेक्शन में हमारे पास बताया गया होगा अलाइनमेंट की पोजीशन क्या है, और कहाँ पे हमारे पास डिलीशंस हुई हैं, या कहाँ पे इंजर्शन हो गया है, कोई नया न्यूक्लियोटाइड इसमें इंजर्ट हुआ है क्या, या कोई पुराना न्यूक्लियोटाइड यहाँ से डिलीट हो गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी अलाइनमेंट में होती है, और उस अलाइनमेंट को फिर चेंज किया जाता है बैम में। तो बैम में ये डेटा होता तो है, लेकिन हम इसको रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा कन्वर्टेड होता है 0 0 1 0 1, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी का मतलब 2, 0 और 1, मतलब 2 ही चीज़ें चलेंगी बाइनरी फॉर्मेट में। और इस तरह का डेटा स्टोर करने का फ़ायदा ये है कि इस डेटा को जो कि 0 और 1 में होता है, इसको कंप्यूटर रीड कर सकता है डायरेक्टली अगर इस तरह की फ़ाइल हुई हमारे पास। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में अगर जानना है, जैसे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जीनोम है, तो और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके अंदर, हमें जानना है कि AT ये फॉर्मेट ये जो एक पैटर्न है ये कितनी बार आता है हमारे जीनोम में और कहाँ जैसे लाई करता है ये। तो अगर हम अपने उस पूरे जीनोम को बाइनरी फॉर्मेट में अगर रखेंगे ना, और फिर इस पैटर्न को ढूंढेंगे, तो बहुत ईजीली वो उसको मतलब एक्सेस कर लेगा, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम या न्यूक्लियोटाइड का डेटा है वो पहले से बाइनरी फॉर्मेट में है, और कंप्यूटर डायरेक्टली उसको सर्च कर लेगा। लेकिन अगर वो बाइनरी फॉर्मेट में नहीं होगा, वो ATGC इसी फॉर्मेट में अगर होगा वो, तो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर उसको सर्च करेगा हमारे पैटर्न को, जो भी पैटर्न हम ढूंढना चाहते हैं।
लेकिन अगर हमारे पास पहले से बाइनरी में है तो ये स्टेप ख़त्म हो जाता है। ना तो हमें इस डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत है और ना ही साथ में फिर इसको, मतलब एक ही चाहिए हमें, सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट। तो ये कंप्यूटर को मतलब प्रोसेसिंग के लिए भी अच्छा है और अपनी जो स्टोरेज है उसके लिए भी अच्छा है। क्योंकि स्टोरेज के मामले में हमें जो हमारे पास रीड्स होंगे ना, ATGC करके, ये भी रखने पड़ते हैं। फिर जब कंप्यूटर इसको बाइनरी फॉर्मेट में लाएगा तो बाइनरी फॉर्मेट का भी एक डेटा आएगा उसकी रैम में, तो स्टोरेज बढ़ती जाएगी और प्रोसेसिंग भी बढ़ती जाएगी। तो क्यों ना हम डायरेक्ट बाइनरी डेटा को ही रखें, ताकि हमें इसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़े ही ना, ये स्टेप पड़े ही ना हमें ज़रूरत, और डायरेक्ट हमारे पास बाइनरी डेटा हो। तो हमारे पास ये स्टोर करने की ज़रूरत है ही नहीं। इस तरह के डेटा को डायरेक्ट बाइनरी में ही स्टोर किया जा सकता है, जिससे हमारी स्टोरेज भी बचेगी और हमारा जो प्रोसेसिंग होगी वो भी फास्ट हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। लास्ट हमारा फॉर्मेट है आज का वेरिएंट कॉल फॉर्मेट। VCF की फुल फॉर्म है वेरिएंट कॉल फॉर्मेट। तो स्टोर करता है जेनेटिक वेरिएंट्स को, जैसे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स और इंडेल्स। इंडेल्स का मतलब होता है डिलीशन या इंसर्शन अगर हुई है जीनोम में किसी जगह पे। और इस फाइल में हमारे पास मेटा डेटा भी रहता है और एनोटेशन भी रहती है। जब हमने फास्टा फॉर्मेट देखा था तो हमने देखा था मेटा डेटा नहीं होता है उसमें, ना कोई एनोटेशन होती है, लेकिन इसमें ये अवेलेबल है। तो इसमें जो VCF फॉर्मेट है उसमें एक हेडर रहता है, ये हमारा हेडर, और एक फिर बॉडी रहती है। हेडर में सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा VCF का जैसे वर्जन कौन सा है, इसके वर्जन होते हैं VCF के। फाइल की डेट क्या है जब इसको डाउनलोड किया गया है, या फिर इसको सीक्वेंस किया गया है, या इसको सेव किया गया है, उस तरह की फाइल डेट रहेगी। लिंक क्या है करने का, और कौन सा प्रोजेक्ट था जहाँ से इसको लिया गया है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमारे पास हेडर में रहती है। ये इन्फॉर्मेशन इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हर वो लाइन जो हैश के साथ शुरू होती है उसको हमारा कोड रीड नहीं करता है, ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबल के लिए है। उसके बाद जब हमारे पास हैश नहीं होता है, वो वाला डेटा ही सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको रीड करता है। फिर इस तरीके से कुछ डेटा रहता है हमारे पास बॉडी में। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि क्रोमोसोम लिखा हुआ है कि 22, जो 22nd नंबर पे जो हमारा क्रोमोसोम है उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जीनोम है, तो कौन से नंबर का न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं अभी, वो पोजीशन बताई गई है यहाँ पे, उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी दी गई है। फिर रेफरेंस जो हमारा जीनोम है जिसकी सीक्वेंसिंग करी गई थी, उसमें अगर ए है तो जो हमारी अल्टरनेट एलील है, आपको पता होगा डिप्लॉयड रहते हैं ह्यूमंस, या और भी ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉयड हो सकते हैं, ट्रिप्लॉयड भी हो सकते हैं। तो अल्टरनेट एलील क्या है वहाँ पे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये क्वालिटी स्कोर है और इसी तरह के कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि अब ये 01 या 00 है, इसको हमारा सॉफ्टवेयर रीड करेगा और आगे फिर हमारे पास आउटपुट देगा कि ये है क्या चीज़। ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, लेकिन इससे पहले का डेटा है ह्यूमन रीडेबल। अब हम बात करते हैं कुछ टूल्स के बारे में जो कि इन फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले फास्टा फॉर्मेट के बारे में देखा, तो बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। जब हमें फाइंड आउट करना हो कि हमारा जीन और किन ऑर्गेनिजम्स में है, हम ब्लास्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें फास्टा फॉर्मेट चाहिए होता है। फास्ट क्यू डालेंगे तब काम नहीं करेगा, बैम डालेंगे तब भी काम नहीं करेगा, VCF डालेंगे तब भी काम नहीं करेगा ब्लास्ट। तो ब्लास्ट को सिर्फ फास्टा चाहिए। वैसे क्लस्टर W है, सीक्वेंस की अलाइनमेंट अगर हमें करनी है, मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं हमारे पास और सिमिलैरिटी देखनी है कितनी है कितनी नहीं है, तो अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए क्लस्टर W है। और क्लस्टर W को इनपुट जो है वो फास्टा फॉर्मेट में ही चाहिए। फिर हमारे पास फास्ट क्यू आ जाता है। फास्ट क्यू फॉर्मेट को रीड करने के लिए हमारा टूल है फास्ट QC या BWA है। बैम फॉर्मेट को रीड करने के लिए सैम टूल्स हैं और IGV है। वैसे ही वेरिएंट कॉल फॉर्मेट जो है हमारा, उस फॉर्मेट को रीड करने के लिए GATK और VEP नाम के टूल्स हैं जो सिर्फ VCF फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये फॉर्मेट होगा तभी रीड करेंगे। तो समरी की बात मैं करूँ तो स्टैंडर्डाइज, देखिए जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स हैं जैसे फास्टा क्यू, ये इंश्योर करते हैं कैसे कंसिस्टेंसी को। हमारा जो काम हो रहा है उसमें एक के बाद एक कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए वो, और हमारा जो प्रोसेसिंग भी होगी, अगर हमें प्रोसेसिंग हाई चाहिए तो हम अपने डेटा को जैसे बैम में रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है अपने काम को करने की, अपना जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको कंप्लीट करने की।
और ये इस वजह से हम डेटा को शेयर कर पाते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, कोलैबोरेशन कर पाते हैं। मान लीजिए कोई लैब है जो सिर्फ बैम पे काम कर रही है, बैम फॉर्मेट, तो आप शेयर कर सकते हो बैम का डेटा उनके साथ, और फिर वो उसको कन्वर्ट करके कुछ एनालिसिस करके आपको दे सकते हैं। और ये एनेबल करता है एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस को। तो एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग का मतलब, जैसे कि हमने बैम फाइल का देखा, तो इसमें 0 और 0 0 1 1 0 1 1 1 इस तरीके से डेटा रहता है। तो बाइनरी फॉर्मेट में होगा तो उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। और अलग अलग एनालिसिस के लिए हमें अलग अलग फॉर्मेट चाहिए होंगे, क्योंकि अलग अलग जो टूल्स हैं वो अलग अलग फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ये समझ आई होगी। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की और भी वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।